अभी ऐसा है कि डॉक्टर महरीन ने आपको आई थिंक कंपोजिट स्टार्ट करवाया, उसका इंट्रोडक्शन करवाया है, ठीक है। इन कंपोजिट जो है वो बहुत ही वास्ट आप कह लें कि एक टॉपिक है डेंटल मटेरियल्स का, और आप अपनी डेंटिस्ट्री में इसको बहुत ज़्यादा यूज़ भी करेंगे आगे जब आप क्लिनिकल डेंटिस्ट्री में जाएंगे। कंपोजिट इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव फिलिंग, अगर आप ये भी कहा जा सकता है, और टूथ कलर फिलिंग मटेरियल है। बिल्कुल इसका आप इसको अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता कि ये फिलिंग किसी पेशेंट के दांत में हुई हुई है। शाबाश। तो अभी मैं आपको आज, वैसे तो मेरा टॉपिक है पॉलीमराइजेशन श्रिंकेज और डिग्री ऑफ कन्वर्जन इन कंपोजिट रेस्टोरेशंस, लेकिन अपने टॉपिक पे जाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ रिव्यू, क्योंकि मेरे पास ये लेक्चर बना हुआ है पहले से ही कंपोजिट के ऊपर, थोड़ा सा मैं आपको रिव्यू देना चाहूँगी, तो ताकि आपको पॉलीमराइजेशन श्रिंकेज जो है वो पढ़ने में आसानी हो, ठीक है। कंपोजिट हमने पढ़ा, कंपोजिट के नाम से ही ये अंदाज़ा हो जाता है कि जो है स्लाइड, ठीक है, इसके आपको नाम से ही पता लग जाता है कि ये जो है ना दो चीज़ों का जो है वो मिक्सचर है, कंपोजिट दो चीज़ों का मिक्सचर, ठीक है। आप ये देखें कि अमेलगम फिलिंग हम पोस्टीरियर दांतों में तो कर सकते हैं, लेकिन अगर हमारे पास इंटीरियर दांत हो तो अगर उसमें हम अमेलगम फिलिंग नहीं कर सकते एस्थेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से। तो a tooth colored plastic mixture filled with, it is a mixture, composite means a mixture filled with glass restorative material, introduced it was introduced in 1960. Composite शाबाश। resin was initially confined to the interior teeth because of its strength and especially because of its color. पहले जो हम यूज़ करते थे कंपोजिट, वो सिर्फ एंटीरियर दांतों के लिए इस्तेमाल किया जाता था, क्योंकि उसकी जो स्ट्रेंथ थी वो इतनी नहीं थी कि हम उसको पोस्टीरियर दांतों में, पीछे वाले दांतों के लिए यूज़ कर सकते। उसके बाद हमने कुछ उसमें ऐसे फिलर्स ऐड किए टू स्ट्रेंथन द कंपोजिट। जब हमने फिलर्स ऐड किए उसमें ऑर्गेनिक फिलर्स टू सिंथेटिक रेजिन्स, उन्हीं रेजिन्स के अंदर जो हम इंटीरियर दांतों के लिए यूज़ करते थे, उसमें जब हमने कुछ फिलर्स ऐड किए तो हमारे पास एक strengthened material आया जो कि which can be used as posterior restoration, right? ठीक है। डेंटल कंपोजिट्स को अगर हम डिफाइन करें तो हाईली क्रॉस लिंक्ड पॉलीमेरिक मटेरियल्स reinforced by dispersion of amorphous silica or in fact the filler particles, glass या crystalline or organic resin filler particles or short fibers bonded to the matrix by a coupling agent। आप देखें कि एक रेजिन मैट्रिक्स है, उसके अंदर आपने फिलर पार्टिकल्स को इंट्रोड्यूस करवाया। अब वो फिलर पार्टिकल्स और रेजिन ने आपस में एक बॉन्ड भी तो बनाना है, उस बॉन्ड को बनाने के लिए हमने एक उसके अंदर कपलिंग एजेंट भी डाल दिया जिसने उस फिलर को उस मैट्रिक्स के साथ जोड़ दिया, ठीक है। सो वी कैन डिफाइन द कंपोजिट्स एज highly cross-linked polymeric materials reinforced by dispersion of amorphous silica, glass, crystalline or organic resin filler particles or short fibers bonded to the matrix by coupling agent। कॉम्पोजिशन ऑफ द कंपोजिट, ये सब आपको डॉक्टर मेहरीन ने बताया है, लेकिन मैं अपने टॉपिक पे जाने से पहले आपको थोड़ा सा इसका रिव्यू देना चाहती हूँ। आप ये देखें, दिस इज़ द पॉलीमेरिक चेन्स, रेजिन चेन्स, जिसके बारे में मैंने बड़ी डिटेल में आपको बताना है कि पॉलीमराइजेशन होती है तो ये ऐसे चेन्स बनती हैं। दीज ऑरेंज कलर पार्टिकल्स आर फिलर पार्टिकल्स एंड दिस ऑरेंज एरो विच इज जॉइनिंग द polymeric chain with the filler particle is the coupling agent. So this whole structure is describing the structure of composite, right? The yellow color lines are the polymeric chains, the peach color particles are the filler particles, and the material which is joining the polymeric chain with the filler particle is coupling agent, right? So basically it is composed of three components, mainly three components. There are three basic structural components of the composite materials, which are filler, polymer और coupling agent। polymer, filler और coupling agent। और इस पूरे आप उसको ऑर्गेनिक मैट्रिक्स कहेंगे, ठीक है। ये पूरा जो आपके पास ये तीनों सॉरी, फिलर को हम ऑर्गेनिक मैट्रिक्स में इंट्रोड्यूस नहीं करते, पॉलीमर
और कपलिंग एजेंट जो है वो ऑर्गेनिक मैट्रिक्स में आता है, ठीक है। अब अगर हम ऑर्गेनिक मैट्रिक्स को डिटेल में पढ़ें, यानी कि ऑर्गेनिक मैट्रिक्स पॉलीमर चेन्स किस चीज़ की बनी हुई है, फर्दर मतलब ये चेन्स कैसे बनी। दिस कंपोनेंट हैज़ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। अब आप ज़रा इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें क्योंकि आगे हमने इसको वो डिटेल में पढ़ना है। एक पॉलीमर चेन बनती कैसे है, ठीक है। स्मॉल मोनोमर यूनिट्स, एक आप कह लें कि छोटे छोटे से यूनिट्स आपस में मिलकर एक लॉन्ग चेन बना देते हैं जिसको पॉलीमेरिक चेन कहते हैं। अब होता ये है कि जो ऑर्गेनिक मैट्रिक्स है जिसमें मोनोमर्स हैं जिन्होंने आपस में मिलकर पॉलीमर चेन्स बनानी है, वो उनके अंदर डबल बॉन्ड होता है। इट हैज़ रिएक्टिव डबल बॉन्ड एट ईच एंड ऑफ द मॉलिक्यूल, यानी ये हम मोनोमर की बात कर रहे हैं, ठीक है। मोनोमर्स क्या क्या होता है कि उसके दोनों तरफ डबल बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है। These double bonds help in the additional polymerization. अब जब polymerization स्टार्ट होगी तो ये डबल बॉन्ड्स जो हैं ये ब्रेकअप हो जाएंगे और हमारे पास एक चेन बनती जाएगी, यानी ये एक बॉन्ड ब्रेक होगा और ये दूसरे मोनोमर के साथ रिएक्ट कर जाएगा, उस मोनोमर का डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, वो तीसरे मोनोमर के साथ रिएक्ट कर जाएगा। सो द चेन गोज ऑन, और वो जो मोनोमर्स शुरू में थे वो चेन फॉर्म में आ गए और हमारे पास पोलीमराइज्ड फॉर्म आ गई उसकी, राइट। मतलब फ्रॉम स्मॉल यूनिट्स जब वो चेन में चेंज हो जाएगा, जब वो पोलीमराइज हो जाएगा तो इस सेक्शन को कहते हैं पोलीमराइजेशन। तो ऑर्गेनिक मैट्रिक्स मेनली कंपोज्ड ऑफ monomers which has reactive double bond at each end of the molecule. These double bonds help in the additional polymerization. अच्छा, अब जब आपके पास पोलीमराइज्ड कोई मॉलिक्यूल आ जाएगा, जब मोनोमर्स आपने लिए, मोनोमर्स ने रिएक्शन शो किया तो वो एक आपके पास पॉलीमर आ गया। ओलिगोमर्स कहते हैं कि 2 से 3 मॉलिक्यूल से ज़्यादा जब मॉलिक्यूल्स आपस में अटैच होते हैं, तो जब वो हमारे पास पोलीमराइज चेन आ जाएगी तो वो बहुत ज़्यादा विस्कस होगी, बहुत ज़्यादा उसकी थिकनेस बहुत ज़्यादा होगी। अब इतनी हाई थिकनेस को आप वो इतनी टूथ के ऊपर अडेप्ट करना आपके लिए मुश्किल हो जाता है। हाई जो आप कह लें कि बहुत ज़्यादा थिकन जो मटेरियल होगा उसको दांत की कैविटी के ऊपर अडेप्ट करना मुश्किल होगा। दैट्स व्हाई वी नीड सम डाइल्यूटिंग मोनोमर। हम ओरिजिनल मोनोमर्स के साथ कुछ डाइल्यूटिंग मोनोमर डालते हैं ताकि उसकी विस्कोसिटी इतनी रहे कि हम आसानी से उसको दांत के ऊपर अडेप्ट कर सकें, राइट। अच्छा, अब ऑर्गेनिक मैट्रिक्स मैंने आपको बताया कि इट हैज़ कहाँ गया मेरा एरो, इट हैज़ रिएक्टिव डबल बॉन्ड्स एट ईच एंड ऑफ द मॉलिक्यूल, राइट, जैसे ये मैंने आपको बताया। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम उसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर देखेंगे। मेन जो आपने इस चीज़ को याद कर लें, बिस जीएम में मेन जो आपने कंपोनेंट पढ़ना है, द मोस्ट कॉमनली यूज्ड रेजिन, जितने भी कंपोजिट में हम रेजिन यूज़ करते हैं उसमें जो बहुत ज़्यादा यूज होता है वो बिस जीएम है, बिस्फेनॉल डाइग्लाइसिडाइल डाइमेथाइक्रेलेट, ठीक है। इट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द बिस जीएम, very high viscosity and long diagonal chain that minimizes polymerization contraction। अभी मैं polymerization की तरफ आऊंगी। इसकी viscosity बहुत ज़्यादा होती है और मैंने जैसे पहले बात की कि viscosity जब बहुत ज़्यादा होगी तो उसको थोड़ा सा dilute करने के लिए हम उसमें diluting monomer, एक तो main monomer हो गया which is bis GM में, right, एक तो ये monomer हो गया, दूसरा monomer हम इसे डालेंगे to dilute the viscosity of that resin, ठीक। ये देखिए, अब बिस ऑर्गेनिक मैट्रिक्स बिस दिया है हमें, पोलीमराइजेबल, ये डबल बॉन्ड्स है। अब जब चेन बननी है ना तो ये डबल बॉन्ड ब्रेक होगा और इसके पास कार्बन के पास एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, ये फिर दूसरे मोनोमर के साथ रिएक्ट कर जाएगा, दूसरे मोनोमर के साथ रिएक्ट करेगा, फिर इस तरह चेन कंटिन्यू होती जाएगी और एक आपके पास लॉन्ग जो है वो चेन आ जाएगी, ठीक है। ये स्ट्रक्चर है इसका बीसीएमए का। मतलब बेसिकली आपने जो बात याद रखनी है वो ये बात याद रखें कि मोनोमर्स जब मिक्स मोनोमर्स को की जब आप उसके ऊपर लाइट की ओर डालेंगे, जब उसकी पोलीमराइजेशन स्टार्ट करेंगे तो वो स्मॉल पार्टिकल्स आपस में जुड़कर एक लॉन्ग चेन बना देंगे, ठीक है। दैट इज कॉल्ड पोलीमराइजेशन। और मोनोमर जो मेनली यूज होता है वो बिस जीएम में यूज होता है। बिस जीएम में चूंकि बहुत ज्यादा हाईली विस्कस होता है तो हम उसके अंदर कुछ डाइल्यूटिंग मोनोमर्स डालते हैं। This is the only monomer which is still in use from the very first resin composites, ठीक है। From the start day of start, जब से ये शुरू हुआ है composite, तब से ये इस्तेमाल होता आ रहा है। Because क्यों? It shows a relatively low polymerization shrinkage
कंपेयर टू शॉर्ट चेन रेजिन सिस्टम। इसका मॉलिक्यूलर वेट बहुत ज़्यादा होता है BIS-GMA का, और ये सबसे कम पोलीमराइजेशन श्रिंकेज शो करता है। रैपिड हार्डनिंग बाय फ्री रेडिकल polymerization, low volatility and good mechanical properties, that are 3 points जो कि हम इसको अभी तक BIS-GMA मोनोमर फ्रॉम द डे फर्स्ट ये यूज़ हो रहा है। पोलीमराइजेशन श्रिंकेज के ऊपर हमने बात करनी है, इसलिए आप इस पॉइंट को याद रखें कि BCMA has very high molecular weight. That's why we use them most commonly because it show relatively low polymerization shrinkage compared to other short chain resin system. It has long chain. Use of the high molecular weight BIS-GMA instead of methyl methacrylate decreases the setting shrinkage. अब आप देखें कि 22.5% से 8% तक श्रिंकेज कम होती है अगर हम सिंपल मिथाइल मैक्राइलेट की जगह BIS-GMA बाय बिस्फेनॉल डाइग्लाइसिडाइल मेथाक्रेलेट, ओनली मेथाक्रेलेट यूज़ करने के बजाय अगर हम उसका कॉम्बिनेशन यूज़ करें ये बिस्फेनॉल का, तो हमारी श्रिंकेज जो होती है, फिलिंग में जो श्रिंकेज होती है वो हम रिड्यूस कर सकते हैं फ्रॉम 22.5 से 8% तक। बट इट्स हाई मॉलिक्यूलर वेट रिजल्ट्स इन इंक्रीज, लेकिन अब उसका एक ड्रॉबैक भी है। अच्छा, जितना मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होगा, ठीक है, होता ये है कि जितना मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होगा, हमने पढ़ा कि उतनी पोलीमराइजेशन श्रिंकेज ऑफ द फिलिंग कम होगी, जो कि एक अच्छा फैक्टर है। लेकिन मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होने की वजह से विस्कोसिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है फिलिंग की, और हमें उसको अडेप्ट करने में, उसको मैनिपुलेट करने में मुश्किल पेश आती है, विच में कंप्रोमाइज द हैंडलिंग मैनिपुलेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दीज एक्स्ट्रा मटीरियल्स। तो इसकी वजह से मैंने आपको बताया कि हम इसके अंदर क्या ऐड करेंगे, डाइल्यूटिंग मोनोमर्स, राइट, जो कि लो मॉलिक्यूलर वेट होंगे, तो ताकि हम उसको इजीली मैनिपुलेट कर सकें, राइट। अच्छा, हाई मॉलिक्यूलर वेट मोनोमर यूज करने का क्या फायदा हुआ कि पोलीमराइजेशन श्रिंकेज कम हो गई, लेकिन जब हम उसमें डाइल्यूटिंग मोनोमर डालेंगे तो उसकी पोलीमराइजेशन श्रिंकेज इफेक्ट होगी, ठीक है, एक चीज कॉम्प्रोमाइज होगी, एक चीज का फायदा होगा। अच्छा, अब हमने ये तो हमने बात अभी तक कर ली BIS-GMA की। अब UDMA पे आ जाए। UDMA भी एक मोनोमर है जो कि अगर आप इसका फॉर्मूला देखें, मेथ एक्रोलॉक्सी इथॉक्सी कार्बोनाइल अमाइनो ट्राइमिथाइलेक्सेन, इसका बहुत ही ये मुश्किल नाम है, लेकिन आप इसको UDMA के नाम से इसको याद रखें। इज ए लो विस्कोसिटी डाइमेथाक्रेलेट रेजिन, इसकी विस्कोसिटी एज कंपेयर टू BIS-GMA लो होगी। डाइमेथाक्रेट ये भी रेजिन यूज होता है, ठीक है, कंपोजिट्स में मोस्ट कॉमनली BIS-GMA यूज होता है, लेकिन इसको भी यूज किया जाता है UDMA को। स्लाइड्स आगे नहीं जा रही। अच्छा, हुमा और खानसा आप देखें स्लाइड्स, अभी देखें, अभी जा रही है आगे। मुझे अभी भी नहीं जा रही स्लाइड्स आगे, क्यों नहीं जा रही? 8 पे ही है कब से, कह रहे हैं 8 स्लाइड पे ही है कब। अब हो जाएगा, ठीक है। हम कहाँ पे थे? अच्छा, 8 से आगे नहीं गई, अब अभी कब से, अब 13। अच्छा, अब आप 8 से आगे देखें। 8 से आपने मुझे पहले बताना था ना। मैंने आपको BIS-GMA में भी इतना ज़्यादा बता दिया। BIS-GMA में मैंने आपको बताया दिस इज़ द ओनली मोनोमर विच इज स्टिल इन यूज फ्रॉम द वेरी फर्स्ट रेजिन कंपोजिट्स। क्यों मैंने आपको बताया, बिकॉज इट शो रिलेटिवली BIS-GMA जो है उसका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा है, जिसकी वजह से इसकी पोलीमराइजेशन श्रिंकेज बहुत कम होती है, रैपिड हार्डनिंग होती है, इसमें लो वॉलेटिलिटी एंड गुड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज हैं, जिसकी वजह से अभी तक यूज हो रहा है, राइट। अभी आपको, अब ये हम 10th स्लाइड पे आ गए, अभी आपको शो हो रही है 10th स्लाइड। ऑर्गेनिक मैट्रिक्स पे यस मैम, ठीक हो गया। अच्छा, अब हमने पढ़ा कि यूज ऑफ हाई मॉलिक्यूलर वेट BIS-GMA इंस्टेड ऑफ मिथाइल, अगर हम मिथाइल मेथाक्रेलेट की जगह सिर्फ, अभी तक नहीं हो रही शान से, मैं अभी स्लाइड नंबर 10 पे हूँ, ठीक है।
अच्छा, अभी मुझे शान से दोबारा बताइएगा अगर मसला आता है। ऑर्गेनिक मैट्रिक्स हमने पढ़ा, यूज ऑफ हाई मॉलिक्यूलर वेट बिस सीएम इंस्टेड ऑफ मिथाइल मेथाक्रेलेट डिक्रीजेस द सेटिंग श्रिंकेज। मैंने आपको बताया कि सेटिंग श्रिंकेज अगर आप बिस सीएम में यूज करते हो तो 9 हो रही है शान से फरहान। हाँ जी, इधर आके तो वो एक स्टूडेंट ने अभी कहा है कि 9 ही शो हो रही है अभी तक। अच्छा, ठीक है, ठीक है। अच्छा, हम आगे ऑर्गेनिक मैट्रिक्स बीसीएम में हमने बात कर ली कि उसका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होता है और उसमें पॉलीमराइजेशन श्रिंकेज कम होती है। मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होने की वजह से उसकी विस्कोसिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। उसको विस्कोसिटी को मैनिपुलेटिव बनाने के लिए हम उसमें कुछ डाइल्यूटिंग मोनोमर्स डालते हैं, राइट। एक और हम मोनोमर की तरफ आए कि यूडीएम में भी यूज़ होता है। इट इज़ कंपैरेटिवली लो विस्कोसिटी एज कम्पेयर टू बीसीएम में डाइमेथाक्रेट रेजिन, राइट, which facilitates higher filler loading and extensive curing. UDMA is a component of many composites, either in combination with other monomers or as a sole oligomer. However, its shorter molecular length results in increased shrinkage and brittleness. मैं अभी ना 12 पे आ गई हूँ हुमा। अच्छा, सब स्टूडेंट्स मुझे ज़रा मैसेज करें, मैं इस टाइम 12 नंबर स्लाइड पे हूँ। किस किस को शो हो रही है 12 स्लाइड? अच्छा तहरीम, आप लोगों के अपने नेट में भी मसला आ सकता है। अ, ठीक है, अब मैं 12th स्लाइड पे हूँ, राइट। उसमें मैंने आपको बताया कि ठीक है, ठीक है, आप लोग के ना अपने नेट में भी थोड़ा सा मसला आ रहा है। अब यूडीएमए में मैंने आपको बताया यूडीएमए भी एक मोनोमर है, ठीक है, जो हम बीजीएमए के साथ भी यूज करते हैं और वो कह रहे हैं कि एज ए सोल ओलिगोमर के खाली अकेला इसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका फ़ायदा क्या है कि ये जो है इसका मॉलिक्यूलर वेट कम है और इसके अंदर आप फिलर की लोडिंग ज़्यादा कर सकते हो, इसकी विस्कोसिटी कम है। लेकिन अगर विस्कोसिटी कम हो गई, मॉलिक्यूलर वेट कम हो गया, तो हमारी क्या चीज़ कॉम्प्रोमाइज़ होगी? पॉलीमराइजेशन श्रिंकेज। पॉलीमराइजेशन श्रिंकेज ज़्यादा होगी और ब्रिटलनेस भी ज़्यादा होगी इस मोनोमर के साथ, ठीक है। अच्छा, ऑर्गेनिक to make composite clinically acceptable diluent are added to the resin matrix in order to reduce the अच्छा, अब diluting monomer हम क्यों डालेंगे? To reduce the viscosity और more filler incorporation। देखिए, जितना ज़्यादा किसी चीज़ में आप फिलर इनकॉर्पोरेट करेंगे उतना ज़्यादा वो चीज़ स्ट्रांग होगी। लेकिन फिलर बहुत ज़्यादा डालने से क्या होगा? आप किसी चीज़ में, किसी पानी में बहुत ज़्यादा आप वो फिलर पार्टिकल्स डाल दें, उसके अंदर बहुत ज़्यादा कोई चीज़, तो उसकी विस्कोसिटी वो बहुत गाढ़ा हो जाएगा और उसको हैंडल करना मुश्किल हो जाएगा। तो हम डाइल्यूटेंट इसलिए डालते से हैं कि हम उसकी विस्कोसिटी को कम कर सकें, उसमें हम मोर फिलर पार्टिकल्स डाल सकें, मोर क्रॉस लिंकिंग बिटवीन चेन्स, देयरबाय इंक्रीजिंग द रेजिस्टेंस ऑफ द मैट्रिक्स टू सॉल्वेंट्स। कॉमनली यूज्ड, अच्छा, अब डाइल्यूटेंट कौन-कौन से होते हैं? उसमें टेक डीएमए है जो मोस्ट कॉमनली यूज होगा और इसमें हम बात भी करेंगे। मिथाइल मेथाक्रेलेट डाइल्यूटेंट मोनोमर है, इथाइलिन ग्लाइकोल डाइमेथाक्रेलेट है। ये तीनों के नाम आपको आने चाहिए क्योंकि ये आ सकते हैं आपके एग्जाम में कि विच type of diluent are used in organic matrix of composite resins. डाइल्यूटिंग एजेंट्स टेक डीएमए पे हम बात करेंगे, इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज डाइल्यूटिंग एजेंट। ये हम बिस डीएमए के साथ यूज करेंगे टू डाइल्यूट द मोनोमर, ठीक है। इट्स फ्लेक्सिबल क्रॉस लिंकिंग हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द मोबिलिटी। क्यों ये डाइल्यूटिंग एजेंट यूज होता है? इसकी फ्लेक्सिबल क्रॉस लिंकिंग वो होती है चेन्स, helps in increasing the mobility of the polymer chain which provides a good working viscosity of the material and co-polymerization characteristics। इसमें कुछ ऐसे flexible चेन्स हैं, क्रॉस लिंकिंग चेन्स हैं जिसकी वजह से ये मोबिलिटी को अलाउ करता है और उस मटेरियल की विस्कोसिटी को कम करता है। दैट्स व्हाई इट इज यूज्ड एज ए डाइल्यूटिंग एजेंट इन कंपोजिट मटेरियल्स। ये अब उन्होंने ग्राफ से दिखाया हुआ है कि विस्कोसिटी देखें कैसे कम हो रही है जैसे जैसे हमने टेक्डमा की मिकदार बीसीएमए में डाली तो विस्कोसिटी एकदम से लो होना शुरू हो गई, ठीक है।
To obtain the most favorable properties, BIS-TMA और TECDMA may be used in a ratio of 1:1 ratio में आप इसे use करेंगे. Makes the resin more flexible and less brittle, improves its marginal edge strength and reduces the resin resistance to abrasion. और ज़ाहिर बात है जितना filler incorporation ज़्यादा होगी किसी भी composite में वो ज़्यादा strength में आ जाएगा. ठीक है. अब ये कंपैरिजन किया हुआ है टेक्डमा, यूडीएम में और बीसीएम में. ठीक है. चले, ये मैंने आपको ये आई होप कि ये आपने पहले ये सारा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ा हुआ था इसका. अब मैं जाऊंगी अपनी मेन जो हमारा टॉपिक है उसकी तरफ. ये आपको बताना ज़रूरी था बिफोर स्टार्टिंग द पॉलीमराइजेशन श्रिंकेज. ठीक है. अच्छा, अब होता क्या है, देखें आपने एक पेशेंट के जो है कंपोजिट फिलिंग की, तो उसके ड्रॉबैक्स क्या होंगे. वैसे तो पेशेंट इज़ वेरी हैप्पी कि जी टूथ कलर मटेरियल हो गया और ही इज़ वेरी हैप्पी. होता क्या है कि विद पैसेज ऑफ टाइम जब ये जो पॉलीमराइजेशन होती है इसकी कंपोजिट की, तो ये थोड़ा सा श्रिंक कर जाता है. ये इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है. अमेलगम फिलिंग जो हमने अभी तक पढ़ी, अगर आपको याद हो, जब हमने अमेलगम फिलिंग पढ़ी थी तो हमने पढ़ा था कि जब हम उसको कैविटी में इंसर्ट करते हैं तो जब वो सेट होता है तो वो एक्सपैंड करता है. एक्सपेंशन इज गुड कि उसका टाइट कॉन्टैक्ट होगा दांत के साथ. लेकिन जब कोई चीज़ हमने पेशेंट की कैविटी में डाल दी और अगर वो श्रिंक कर गई तो क्या हुआ, उसके दरमियान गैप आ गया. अगर आपको मैं ये डायग्राम दिखाऊं, ये मैंने कंपोजिट फिलिंग की पेशेंट के मुंह में, तो जब वो पॉलीमराइजेशन हो गई और श्रिंकेज हो गई तो this gap is created between the tooth and restoration which is not good for the health of a tooth or health of a tissue. ठीक है. तो इस पे आज हम बात करेंगे. तो पॉलीमराइजेशन, लेकिन अभी अगर आप देखें, अगर आपसे कोई पूछे कि पॉलीमराइजेशन श्रिंकेज है क्या, polymerization shrinkage arises as the monomer is converted to polymer. जैसे मोनोमर पॉलीमर में कन्वर्ट होना शुरू करेगा, जैसे वो चेन बनाना शुरू करेगा, तो उसके नतीजे में जो श्रिंकेज होगी दैट इज कॉल्ड पॉलीमराइजेशन श्रिंकेज. एंड द फ्री स्पेस इट ऑक्युपाइज रिड्यूसेस 20% लेस देन दैट अमंग अनरिएक्टेड मोनोमर्स. अनरिएक्टेड मोनोमर्स जब थे, जो उन्होंने वॉल्यूम जो उन्होंने ऑक्युपाई किया हुआ था उससे 20% उसका कम हो जाएगा, जिसकी वजह से एक स्पेस क्रिएट हो जाएगी. ठीक है. अच्छा, अब ये होता क्यों है पॉलीमराइजेशन श्रिंकेज. श्रिंकेज दो फैक्टर्स की वजह से हो सकती है. द वैन डर वाल्स वॉल्यूम. The van der Waals volume is the volume of molecule itself derived from the atoms and bond. The reduction in the van der Waals volume is due to conversion of double bond to single bond. होता क्या है, मैंने आपको बताया था कि जब मोनोमर पॉलीमर में चेंज होगा तो जो डबल बॉन्ड्स थे वो क्या होंगे, वो ब्रेकअप हो जाएंगे. तो डबल बॉन्ड्स का जो था ना गैप, वो ज़्यादा था, वो था 0.3 से 0.4 नैनोमीटर. जब वो ब्रेकअप हो जाएगा और वो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड्स में आ जाएगा तो कोवलेंट बॉन्ड की लेंथ डबल बॉन्ड से कम होती है 0.15 नैनोमीटर, रिजल्टिंग इन बल्क श्रिंकेज. यानी जैसे जैसे डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में चेंज होते जाएंगे तो वो आपस में और करीब होते जाएंगे, और करीब होते जाएंगे तो क्या होगा, ओवरऑल उस चीज़ का वॉल्यूम, उस जो मटेरियल का वॉल्यूम क्या होगा, वो कम हो जाएगा. और दूसरा हम अगर पॉइंट देखें तो आप देखिए जो चीज़ फ्रीली मूव कर रही है, मोनोमर थे वो आज़ाद थे, वो किसी चेन में नहीं थे, तो वो एक जगह से दूसरी जगह आराम से मूव कर रहे हैं. लेकिन जब वो एक चेन में आ जाएंगे, वो एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे, तो फिर उनकी मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी, उसकी वजह से भी उसका वॉल्यूम कम होगा. तो फ्री वॉल्यूम की हम बात करें, इट इज़ ड्यू टू द रैंडम रोटेशन एंड थर्मल मूवमेंट ऑफ द मोनोमर और पॉलीमर व्हेन मोनोमर्स आर कन्वर्टेड टू पॉलीमर्स. Reduction of the free volume occurs because the rotation of the polymer chain is more restricted than in unpolymerized monomer. आप देखिए, एक सिंपल सी बात है कि एक चीज चेन में है उसका मूव करना मुश्किल होगा कि एक चीज जो सिंगल सिंगल फॉर्म में है उसका मूव करना. तो जब वो जितना कम मूव करेगा उतनी वो स्पेस कम ऑक्यूपाई करेगा, तो जिसकी वजह से वो श्रिंकेज हो जाएगी. सो पॉलीमराइजेशन श्रिंकेज कैन बी occurs due to the van der Waals volume, जो कि itself जो उसका वॉल्यूम था, डबल बॉन्ड्स ब्रेकअप हुए और सिंगल सिंगल बॉन्ड्स में चले गए, उसकी वजह से श्रिंकेज हुई, और एक जो फ्री वॉल्यूम था. यहाँ तक आपको बात समझ आई कि पॉलीमराइजेशन श्रिंकेज हुई और किस तरह हुई और क्यों हुई. फिर मैं आगे लेके चलती हूँ उसको. ठीक, क्लास आपको समझ आ रहा है, स्लाइड शो हो रही हैं.
ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आया कि जब भी आपसे कोई पूछे कि सबसे मेजर ड्रॉबैक क्या है, कंपोजिट फिलिंग आपने इंसर्ट की पेशेंट के मुंह में, तो पॉलीमराइजेशन श्रिंकेज होगी, यानी कि जब वो सॉफ्ट फॉर्म से रिजिड फॉर्म में, देखिए जब आप पेशेंट के मुंह में डालते हैं तो उस टाइम वो सॉफ्ट होता है कंपोजिट, फिर आप जब उसके ऊपर लाइट सोर्स डालेंगे तो वो हार्डन होना शुरू हो जाएगा, पॉलीमराइज होना शुरू हो जाएगा। पॉलीमराइज होने से वो श्रिंक होगा और वो दांत से जो है उसका गैप आ जाएगा, और वो गैप बाद में बहुत ज़्यादा फिलिंग के फेलर का बाइस बनता है, क्योंकि उसके अंदर बैक्टीरिया की ग्रोथ हो जाती है, उसमें माइक्रो लीकेज हो जाती है, जिसकी वजह से वो फिलिंग निकल जाती है ऑटोमेटिकली। ठीक है, हमने आगे इसके वेज ऑफ रिड्यूसिंग पॉलीमराइजेशन श्रिंकेज भी पढ़ेंगे। ठीक है, इफेक्ट, अब देखिए इफेक्ट क्या हुआ। कंपोजिट फिलिंग मटेरियल्स शो वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज एज ए डायरेक्ट फंक्शन ऑफ द अमाउंट एंड टाइप ऑफ ओलिगोमर्स एंड मोनोमर्स। अच्छा, ये भी डिपेंड करता है कि आपने कौन सा मोनोमर यूज किया। हमने पढ़ा था कि कुछ मोनोमर ज्यादा पॉलीमराइजेशन श्रिंकेज शो करते हैं और कुछ कम। ठीक है, तो ये डिपेंड करती है वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज किसके ऊपर, कि किस टाइप का आपने मोनोमर यूज किया। दिस श्रिंकेज क्रिएट्स पॉलीमराइजेशन स्ट्रेसेस एट द टूथ फिलिंग इंटरफेस एंड विल रिजल्ट इनटू माइक्रो लीकेज एंड फेलियर ऑफ द रेस्टोरेशन। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये पॉलीमराइजेशन श्रिंकेज जब होगी ना, तो यहाँ पे ये जो इंटरफेस है ना, यहाँ पे स्ट्रेसेस डेवलप हो जाएंगे, खिंचाव तनाव सा आएगा। फिलिंग कोशिश करेगी कि मैं टूथ कैविटी से दूर हो जाऊं। ठीक है, और उसके दूर होने की वजह से एक तनाव, एक स्ट्रेस डेवलप हो जाएगा, और वो बॉन्ड, इट रिजल्ट्स इनटू द फेलियर ऑफ द बॉन्ड बिटवीन द फिलिंग एंड द टूथ। और अगर बॉन्ड ही खत्म हो गया फिलिंग और टूथ का, तो वो फिलिंग ऑटोमेटिकली फेल हो जाएगी आपकी। ठीक है, और ये पॉलीमराइजेशन श्रिंकेज होती का है, मोस्टली सीन एट द इंटरफेस। इंटरफेस होता है कि जहाँ पे फिलिंग और टूथ का आपस में एक दूसरे के साथ वो है, उस जहाँ से वो जोड़ है उनका, contacting with the rigid semi-surface to which is it to be bonded. Thus, if the adhesive bond between the developing polymer and the tooth surface cannot resist the tensile forces produced due to inherent shrinkage, then the bond will fail with the separation of the material from the cavity wall. अच्छा, अब वेरी सिंपल, अगर आपका एडहेसिव बॉन्ड जो आपको पता है कि कंपोजिट को दांत पे लगाने से पहले हम एक एडहेसिव मटेरियल लगाते हैं, एक आप कह लें एक गम मटेरियल लगाते हैं टू जॉइन द फिलिंग विद द टूथ। और अगर वो एडहेसिव बॉन्ड इतना वीक है कि वो उस जो पॉलीमराइजेशन श्रिंकेज फोर्सेस को ओवरकम नहीं कर पाएगा, तो वो टूट जाएगा, तो फिर क्या होगा कि वो फिलिंग ऑटोमेटिकली आपके दांत से निकल जाएगी। ठीक है, तो दस इफ द एडहेसिव बॉन्ड बिटवीन द डेवलपिंग कैन नॉट रेजिस्ट द टेंसाइल फोर्सेस, कि वो बर्दाश्त नहीं, वो इतनी ज़्यादा फोर्सेज हैं कि वो उसको बर्दाश्त नहीं कर पाया, तो वो फिलिंग फेल हो जाएगी। लिहाजा इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका एडहेसिव भी कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, जो कि इस टेंसाइल फोर्स को ओवरकम कर सके। आप ये देखें, ये आपने कंपोजिट फिलिंग की दांत के अंदर। ठीक है, ये कंपोजिट फिलिंग की। अब जब पॉलीमराइजेशन, ये एरोस शो कर रहे हैं कि पॉलीमराइजेशन श्रिंकेज हो रही है सेंटर की तरफ, तो अगर आपका एडहेसिव बॉन्ड बहुत ज्यादा स्ट्रांग है तो वो श्रिंकेज को होने ही नहीं देगा, वो पकड़ लेगा कंपोजिट को, तो वो उसका बॉन्ड उसके साथ डेवलप रहेगा। लेकिन अगर वो नहीं कर पाता और वो टूट जाता है, तो वो आपकी फिलिंग वहां से निकल जाएगी। इन रिलेटिवली लार्ज क्लास 2 कैविटी, स्ट्रेस प्लेज ऑन टूथ सब्सटेंस पर्टिकुलरली ऑन द रेजिडुअल कस्प ऑफ। और देखिए, ये फिलिंग जब श्रिंक करेगी ना, तो ये जो कस्प है इसके ऊपर स्ट्रेस डेवलप होगा, एक तनाव, एक खिंचाव होगा। ठीक है, पुलिंग इन कर्व्स टू विच इट मे एंड इज थॉट टू बी रिस्पांसिबल फॉर सम केसेस ऑफ पोस्ट ऑपरेटिव पेन। और कई दफा ऐसा होता है कि आप पेशेंट फिलिंग करवा के जाता है, तो ये इतनी ज्यादा स्ट्रेसेस डेवलप हो जाते हैं कि पेशेंट जो है वो पेन की कंप्लेन के साथ आता है कि मुझे पेन है दांत में आफ्टर फिलिंग, राइट। पॉलीमराइजेशन श्रिंकेज मैंने आपको पहले बताया कि डिपेंड्स अपॉन कि विच टाइप ऑफ मोनोमर यू आर यूजिंग। इफ यू आर यूजिंग बिस जीएमए, तो फिर पॉलीमराइजेशन श्रिंकेज सबसे कम होगी। ठीक है, बिस जीएमए हैज ए रिलेटिवली लो सेटिंग कंट्रैक्शन, ठीक है, लो पॉलीमराइजेशन श्रिंकेज, बट दिस इज इंक्रीज प्रोपोर्शनैलिटी अकॉर्डिंग टू द अमाउंट ऑफ डाइल्यूट मोनोमर। लेकिन अगर आप उसमें टेक डीएमए डालते हैं टू डाइल्यूट द विस्कोसिटी ऑफ द बिस जीएमए, तो उसकी पॉलीमराइजेशन श्रिंकेज ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि टेक डीएमए की पॉलीमराइजेशन श्रिंकेज ज्यादा है। तो बिस डीएमए में जितना आप टेक डीएमए डालेंगे, देखिए टेक डीएमए डालने का एक तरफ फायदा हो रहा है, एक तरफ नुकसान हो रहा है। फायदा क्या हो रहा है कि वो डाइल्यूट कर रहा है बिस डीएमए को, नुकसान क्या कर रहा है कि बिस डीएमए में पॉलीमराइजेशन श्रिंकेज कम थी, लेकिन टेक डीएमए डालने की वजह से पॉलीमराइजेशन श्रिंकेज ज्यादा हो गई।
ठीक है। हाई मॉलिक्यूलर वेट हमने यूडीएमए के बारे में पढ़ा, विच आर ऑफन फ्लूइड इनफ टू बी यूज्ड विदाउट डाइल्यूट मे गिव अ लोअर वैल्यू ऑफ कंट्रैक्शन। यूडीएमए में भी वो कह रहे हैं कि जिसमें हमें डाइल्यूट डालने की जरूरत नहीं होती, वो इटसेल्फ उसकी विस्कोसिटी कम होती है, उसकी भी पॉलीमराइजेशन श्रिंकेज कम होती है। ठीक है, हमने दो तरह के मोनोमर्स पढ़े ना, बीसीएमए और यूडीएमए। बीसीएमए की भी कम है, यूडीएमए की भी कम है। लेकिन अगर आप कंपैरिजन करें बीसीएमए और यूडीएमए का, तो बीसीएमए की श्रिंकेज यूडीएमए से भी कम है। देख लें, दो तरह के मोनोमर्स थे। सबसे पहले मैंने आपको लिखा कि मोस्ट कॉमनली बीसीएमए यूज होता है। क्यों यूज होता है? कि इससे पॉलीमराइजेशन कम होती है। दूसरे नंबर पे यूडीएमए यूज हुआ, उसमें पॉलीमराइजेशन श्रिंकेज उसके निस्बत ज्यादा हुई। लेकिन आप एक बात याद रखिए, टेक डीएमए जो मैंने आपको पढ़ाया है वो डाइल्यूट मोनोमर है। ठीक है, वो पेरेंट मोनोमर नहीं है। Larger monomer co-molar molecule effectively reduces the concentration of reactive groups in a given volume of the material. ठीक है, ये देखिए, ये लार्जर मॉलिक्यूल है ना, जितना लार्ज मॉलिक्यूल होगा उतनी पॉलीमराइजेशन श्रिंकेज कम होगी। इसके मॉलिक्यूल थोड़े से स्मॉल थे तो इसकी पॉलीमराइजेशन श्रिंकेज ज्यादा हुई। अच्छा, अभी आप देखें, अब आप ना जब आगे पढ़ेंगे ना, तो आप आजकल ना नए कंपोजिट इंट्रोड्यूस हो रहे हैं जिसमें साइलोरेन्स है। ठीक है, ऑक्सीरेन, साइलोरेन, न्यूली डेवलप्ड रेजिन्स जो कि अभी आजकल में डेवलप हो रहे हैं। न्यूली डेवलप्ड रेजिन्स बेस्ड अपॉन ऑक्सीरेन, साइलोरेन और सिमिलर डेरिवेटिव्स which undergo addition polymerization through ring opening of an oxyrene ring creates a slight volume expansion। अच्छा, आप देखिए अब ना रिंग स्ट्रक्चर में आ रहे हैं कंपोजिट। पहले तो हमने वो चेन्स फॉर्म में पढ़ा ना, जब ये रिंग्स खुलेंगे टू मेक द बॉन्ड, जब वो पॉलीमर चेन बनाएंगे तो रिंग्स खुलने की वजह से वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन होगी, तो जिसकी वजह से क्या होगी, जो सेटिंग कॉन्ट्रैक्शन है वो ओवरकम हो सकेगी। तो लिहाजा जो न्यूली डेवलप्ड साइलोरेन्स आ रहे हैं, न्यूली डेवलप्ड कंपोजिट हैं, उनमें पॉलीमराइजेशन श्रिंकेज कम है, वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज कम है। ठीक है, ये साइलोरेन्स का आपको समझ आया? देखिए ना, रिंग ओपनिंग की वजह से वॉल्यूम ज्यादा हो रहा है ना, किसी भी चीज का वॉल्यूम ज्यादा हो रहा है तो वो सेटिंग श्रिंकेज को ओवरकम कर लेगा, सेटिंग की वजह से श्रिंकेज हो रही है उसको ओवरकम कर लेगा। यहाँ तक क्लास आपको समझ आ रहा है? अब हम फैक्टर्स पढ़ने लगे हैं। फैक्टर्स में सबसे पहला फैक्टर्स हमने पढ़ा कि कौन सा आप रेजिन यूज कर रहे हो। अगर आप बीसीएम में यूज कर रहे हो तो सेटिंग पॉलीमराइजेशन कॉन्ट्रैक्शन जो है वो कम होगी। अगर आप उसमें डाइल्यूट मोनोमर्स डाल देते हो तो पॉलीमराइजेशन श्रिंकेज थोड़ी सी बढ़ जाती है। दूसरा फैक्टर क्या है? दूसरा फैक्टर यह है फिलर पार्टिकल्स। देखें, अब आपने अगर जितने ज्यादा फिलर पार्टिकल्स डालोगे उतनी श्रिंकेज कम होगी। देखिए ना, आप किसी चीज में मोनोमर की तादाद को कम कर देंगे तो पॉलीमराइजेशन श्रिंकेज हो किस लिए रही है? मोनोमर्स के पॉलीमर में कन्वर्ट होने की वजह से। तो अगर किसी चीज में आप मोनोमर की जगह फिलर पार्टिकल ज्यादा कर दोगे तो ऑटोमेटिकली श्रिंकेज कम होगी। जितना मोनोमर जो जिसकी वजह से श्रिंकेज हो रही है वो कंपोनेंट ही आप कम कर दोगे तो श्रिंकेज कम हो जाएगी। तो फिलर पार्टिकल्स की रेशो अगर मोनोमर से ज्यादा आप कर दो तो filler particles do not take part in the setting reaction, do not take part in polymerization, so increase in filler content, less shrinkage, but very high। लेकिन इसका नुकसान भी है, कहीं जहाँ पे एक चीज फायदा दे रही है वहाँ उसका नुकसान भी है। बट वेरी हाई फिलर परसेंटेज क्या करता है कि वो विस्कोसिटी को बहुत ज्यादा कर देता है। हेवीली फिल्ड हाइब्रिड मटेरियल एग्जिबिट द लोअर श्रिंकेज वैल्यूज। लेकिन अगर अगर आप देखेंगे जिस कंपोजिट में फिलर कंपोनेंट ज्यादा होगा वहाँ पे श्रिंकेज कम होगी। अच्छा, अभी तक दो फैक्टर्स आपको समझ आए। सबसे पहले कि हमने मोनोमर कौन सा यूज किया, दूसरा हमने फिलर पार्टिकल्स की तादाद को ज्यादा कर दिया, तीसरा क्या है, डिग्री ऑफ क्योर। डिग्री ऑफ क्योर क्या है? पॉलीमराइजेशन डिपेंडेंट ऑन, अच्छा डिग्री ऑफ क्योर को मैं थोड़ा सा आपको डिफाइन करूंगी। देखें, जब आपने डिग्री ऑफ कन्वर्जन या डिग्री ऑफ क्योर, इसकी डेफिनेशन आप सुनिएगा, इज ए मेजर ऑफ द परसेंटेज ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड्स दैट हैज बीन कन्वर्टेड टू सिंगल बॉन्ड्स टू फॉर्म अ पॉलीमेरिक रेजिन। मैंने आपको बताया कि पॉलीमर चेन बनती ही डबल बॉन्ड के टूटने की वजह से और कन्वर्ट हो जाएंगे सिंगल बॉन्ड्स में। तो क्या होता है, डिग्री ऑफ कन्वर्जन इज ए मेजर ऑफ द परसेंटेज ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड्स दैट हैव बीन कन्वर्टेड टू सिंगल बॉन्ड्स टू फॉर्म अ पॉलीमेरिक रेजिन। द हायर द डिग्री ऑफ कन्वर्जन द बेटर द स्ट्रेंथ।
wear resistance and many other properties. जितनी ज़्यादा polymerization होगी उतनी ज़्यादा strength होगी, लेकिन polymerization shrinkage is dependent on conversion and is directly proportional to the degree of conversion with the high DC being associated with. जितनी ज़्यादा monomers polymer में change होंगे उतनी ज़्यादा shrinkage होगी, जितना ज़्यादा monomer double bonds टूट के single bond में change होंगे उतनी ज़्यादा shrinkage ज़्यादा होगी. मैंने आपको बताया था shrinkage depends upon the breakage of double bonds into single bonds. तो जब जितने ज़्यादा डिग्री ऑफ कन्वर्जन क्या था कि कितनी परसेंटेज में डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में चेंज होकर पॉलीमर चेन बनाई, तो जितने ज़्यादा डिग्री ऑफ कन्वर्जन होगी उतनी ज़्यादा श्रिंकेज ज़्यादा होगी. ठीक है. As high DC means more formation of covalent bonds leading to more shrinkage. जितने ज़्यादा covalent bond होंगे, covalent bond का जो था जो लेंथ थी वो मैंने आपको बताया था कम थी डबल बॉन्ड की निस्बत, तो उतनी ज़्यादा श्रिंकेज ज़्यादा होगी. ठीक है. तीसरा पॉइंट ये हो गया. चौथा पॉइंट क्या हुआ? साइज ऑफ द कैविटी. जितना ज़्यादा कैविटी का साइज ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा श्रिंकेज ज़्यादा होगी. जितना ज़्यादा वॉल्यूम कम होगा किसी मटेरियल का उतनी श्रिंकेज कम होगी. Volumetric and bulk of material used or size of the cavity. Some materials are expected to perform quite well in small cavities. यानी एक ही मटेरियल को अगर आप छोटी कैविटीज में यूज करेंगे तो वो हो सकता है कम श्रिंकेज करेगा, और अगर आप वही मटेरियल को बड़ी कैविटी में यूज करेंगे तो ज्यादा श्रिंकेज होगी. जितना मटेरियल ज्यादा यूज होगा उतनी श्रिंकेज ज्यादा होगी. सिंपल इज दैट. 4 पॉइंट्स हो गए. 5वां पॉइंट क्या हुआ? मोड ऑफ क्योरिंग ऑल्सो अफेक्ट द. अच्छा, अब क्योरिंग आप किस तरह कर रहे हो? आप केमिकली क्योर्ड, आपको डॉक्टर महरीन ने बताया होगा कि हम दो तरह से क्योरिंग करते हैं. एक होती है केमिकल क्योर और एक होता है लाइट क्योर. ठीक है. केमिकल क्योरिंग. अच्छा, इस पे जाने से पहले क्लास मैं चाहूंगी कि अभी तक हमने जो जितना भी पढ़ा है आप उसमें से पहले मुझसे क्वेश्चन करें. अगर कोई स्लाइड नहीं समझ आई तो मैं उसको रिपीट करूं आगे जाने से पहले. अभी आगे थोड़ा सा और मैंने आपको बस पढ़ाना है. पीछे से आप मुझे बताएं. आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स कि आपको अभी तक जो बताया है उसमें कोई पॉइंट नहीं समझ आया तो प्लीज आस्क, फिर मैं आगे मूव करूं. रिफत कह रही है हमें अभी तक 20 GMA वाली स्लाइड शो हो रही है. देखिए इकरा को 10 स्लाइड शो हो रही है अभी तक. बाकी क्लास को स्लाइड नंबर कौन सी अभी तक शो हो रही है? मायरा को भी स्लाइड नंबर 10 ही, हांसा को भी 10. इशाद इसको बुलाई. स्लाइड नंबर 10 पे मैं इतना आगे चली गई हूँ. अभी मैंने चैट चेक किया तो स्लाइड नंबर 10 पे ही है अभी भी. मैं करती हूँ माउस से. अच्छा, इधर से नहीं करूँ? अच्छा, मैं माउस से करूँ आप कह रहे? हिलाती रहूँ उसको? अच्छा ठीक है. अभी मैं इतनी ज्यादा आगे चली गई थी. आपको समझ आया है? समझ नहीं आया तो फिर दोबारा से इसको रिपीट करते हैं. अभी देखिए मैंने स्लाइड नंबर 13 खोली हुई है. अच्छा, स्लाइड नंबर 10 साइलो रेंज तक हम गए थे ना. अब स्लाइड नंबर 11 पे आए. अभी स्लाइड नंबर 11 शो हो रही है आपको क्लास? अभी मैं, हाँ, स्लाइड नंबर 11 है. नहीं आ रही? 15 हो रही है. स्टक हो रहा है, हैंग हो रहा है. पहले तो कभी ऐसे नहीं हुआ. ये नेट की वजह से है, कंप्यूटर की वजह से है या? हुँ? हाँ जी, शेयर कर.
हो गया? आप चेक रखे ना इरशाद, आप देखते जाओ। ठीक है, ठीक है क्लास। अभी देखें ये स्लाइड नंबर है 11। मैंने आपको फैक्टर्स पढ़ाए कि किस किस फैक्टर्स पे पॉलीमराइजेशन श्रिंकेज डिपेंड कर रही है। हमने पढ़ा फिलर पार्टिकल्स, ठीक है। फिलर पार्टिकल्स जितने ज्यादा होंगे उतनी श्रिंकेज कम होगी, ठीक है। अब स्लाइड नंबर 12 पे आए। डिग्री ऑफ क्योर, जितनी ज्यादा मोनोमर पॉलीमराइज्ड होके पॉलीमर चेन बनाएंगे उतनी ज्यादा श्रिंकेज ज्यादा होगी, ठीक है। डिग्री ऑफ क्योर का था परसेंटेज ऑफ कन्वर्जन ऑफ मोनोमर्स डबल बॉन्ड इनटू सिंगल बॉन्ड्स, दैट इज पॉलीमेरिक चेन, ठीक है। अभी मैं स्लाइड नंबर 12 पे हूँ, राइट। अब स्लाइड नंबर 13 नजर आ रही है क्लास? आपको स्लाइड नंबर 13 शो हो रही है? ओके। स्लाइड नंबर 13 में हम आ जाएंगे कि हमने किस तरह से उस कंपोजिट को क्योर किया, किस चीज से क्योर किया। या वो आपको डॉक्टर मेरी ने बताया होगा कि दो तरह के कंपोजिट है, एक केमिकल क्योर्ड होते हैं और एक लाइट क्योर्ड होते हैं। लाइट क्योर्ड आप अपने क्लिनिक में करोगे, जिसको पेशेंट मोस्टली बोलते हैं हमने लेजर वाली फिलिंग करानी है। लेजर वाली फिलिंग एक्चुअली क्या है, फोटो क्योर्ड कंपोजिट रेजिन है। उसमें हम क्या करते हैं कि फिलिंग को दांत में डाल के तो ऊपर लाइट सोर्स लगाते हैं, जिसकी वजह से वो सॉफ्ट फॉर्म से हार्ड फॉर्म में आ जाती है, ठीक है। तो जो केमिकल क्योर्ड कंपोजिट हैं जो खुद ही क्योर हो जाते हैं, जिसमें हमें लाइट सोर्स नहीं हम यूज करते, श्रिंक टुवर्ड्स द ज्योमेट्रिक सेंटर, वो सेंटर तक श्रिंक करते हैं। दिस प्रोसेस लीव्स अ स्मॉल कंट्रैक्शन गैप एट द जिंजन मार्जिन, उसमें कम श्रिंकेज होती है, ठीक है, जो सेंटर की तरफ यूज करते हैं श्रिंक करते हैं, ये आप इसमें देख रहे हैं। लेकिन जो लाइट, ये लाइट है मेरे पास, जो लाइट सोर्स से क्योर होते हैं उसमें जो श्रिंकेज है वो लाइट की तरफ होती है, तो गैप ज्यादा क्रिएट होता है, ठीक है। उसकी मूवमेंट ऊपर की तरफ होती है, इनकी मूवमेंट सेंटर की तरफ होती है, तो ज्यादा श्रिंकेज नहीं होती। इसकी मूवमेंट लाइट सोर्स की तरफ होती है। shrinks toward the light source because the composite resin closest to the light hardens first, ठीक है। जो लाइट के करीब, ये तो देखे ना, केमिकल क्योर तो ओवरऑल सारा हर जगह से क्योर हो रहा है, लेकिन जो कंपोजिट है ना वो जो लाइट की तरफ है ना, जो कंपोजिट वो सबसे पहले क्योर होता है, तो उसकी श्रिंकेज ज्यादा टुवर्ड्स लाइट सोर्स होगी, ठीक है। दिस पुल्स द सॉफ्टर कंपोजिट रेजिन फ्रॉम द जिंजिवल एरियाज क्रिएटिंग अ गैप। देखें मेरी बात सुने, ये आपने कंपोजिट फिलिंग इसके अंदर इंसर्ट की, ऊपर आपने लाइट डाल दी। अब लाइट डालने से क्या होगा कि सबसे पहले जो कंपोजिट लाइट के तरफ था ना वो सख्त होना शुरू हो गया। जब वो सख्त होना शुरू हो गया तो उसमें श्रिंकेज हुई। उस श्रिंकेज ने जो नरम वाला कंपोजिट था, जो सॉफ्ट फॉर्म में था, उसको खींचना शुरू कर दिया। तो उसके खींचने की वजह से क्या हुआ कि वो कंपोजिट जो जिंजवा के साथ था वो पुल अप हो जाएगा टुवर्ड्स लाइट सोर्स, और जिसकी वजह से गैप ज्यादा हो जाएगा। वेरी सिंपल। तो हम क्या कहेंगे, दोज कंपोजिट्स विच आर क्योर्ड केमिकली शोज लेस श्रिंकेज एज कंपेयर टू दोज विच शोज हाई श्रिंकेज, ठीक है। उसका क्या होता है कि आपने बल्क मटेरियल डाला, बल्क मटेरियल डालने की वजह से जो कंपोजिट लाइट की तरफ था वो हार्डन हो गया और उसने पुल अप कर लिया सॉफ्ट वाले कंपोजिट को, जिसकी वजह से दांत और फिलिंग के दरमियान गैप क्रिएट हो गया, ठीक है। क्लास आपको स्लाइड नंबर 14 शो हो रही है। तीसरा फैक्टर सी फैक्टर है। सी फैक्टर क्या होता है कि द सी फैक्टर इज अ टर्म यूज फॉर द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ वॉल्स टू द अनबॉन्डेड वॉल्स। अच्छा, मैं आपको सी फैक्टर बताती हूँ। सी फैक्टर ये होता है कि कितनी ज़्यादा वॉल्स इन्वॉल्व हैं दांत की फिलिंग के साथ, यानी कि अगर बहुत बड़ी कैविटी है तो ज़्यादा वॉल्स इन्वॉल्व होंगी, ठीक है। आपको स्लाइड नंबर 3 सी फैक्टर आपको ना कंपोजिट के अलावा भी पता होना चाहिए। देखिए कि छोटी फिलिंग है, एक साइड की फिलिंग है तो एक यूज होगी। अगर ज्यादा बड़ी फिलिंग है तो ज्यादा टूथ की वॉल्स इन्वॉल्व हो रही है। देखिए ज्यादा बड़ी फिलिंग है तो कितनी ज्यादा वॉल्स इन्वॉल्व हो रही हैं, ठीक है। तो सी फैक्टर क्या है, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ वॉल्स बॉन्डेड टू अनबॉन्डेड वॉल्स, यानी कि कितनी वॉल्स के साथ फिलिंग बॉन्डी हुई है और कितनी के साथ नहीं है, उसकी रेशियो है। इट इज द रिलेशन बिटवीन द नंबर ऑफ सरफेसेस बॉन्डेड डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ सरफेसेस अनबॉन्डेड विद द फिलिंग मटेरियल। तो दिस रेशियो इंक्रीजेज विद द इंक्रीजेज बॉन्डिंग सरफेसेस। सी फैक्टर जो है वो ज्यादा होगा जब बॉन्डेड सरफेसेस ज्यादा हो जाएंगी, ठीक है। ये देखिए इसमें, इस केस में एक बॉन्ड सरफेस थी तो सी फैक्टर कम था। जब
ज्यादा 4 बॉन्डेड सरफेसेस होगी तो सी फैक्टर बढ़ता गया, तो जितना सी फैक्टर, जितनी बॉन्डेड सरफेसेस, जितनी ज्यादा इंटरफेसेस इन्वॉल्व होंगे उतना ज्यादा स्ट्रेस, पॉलीमराइजेशन स्ट्रेस ज्यादा होगा, ठीक है। तो सी फैक्टर क्या है? द रेशियो ऑफ बॉन्डेड सरफेसेस टू द अनबॉन्डेड सरफेसेस। बॉन्डेड सरफेसेस वो सरफेसेस है दांत की जो फिलिंग के साथ जुड़ी हुई है, अनबॉन्डेड सरफेसेस जिनके साथ फिलिंग का कोई ताल्लुक नहीं। तो जितनी ज्यादा वॉल्स फिलिंग के साथ अटैच होंगी उतने ज्यादा सी फैक्टर ज्यादा होगा और उतना ज्यादा उसकी पॉलीमराइजेशन श्रिंकेज ज्यादा होगी, ठीक है। तो जो टेक्निक है पॉलीमराइजेशन श्रिंकेज को कम करने की, उसमें ये होता है कि हम ऐसे कैविटी को डिजाइन करें कि उसका सी फैक्टर कम हो, बहुत ज्यादा वॉल्स इन्वॉल्व ना हो, ठीक है। As the configuration factor goes up, as the C factor goes up, the effects of polymerization stress and strain become more significant. The C factor gives an indication of the potential for stress to develop. जितनी ज्यादा, देखें बड़ी सिंपल सी बात है, इसको आप कंफ्यूज ना करें, जितनी ज्यादा दांत की वॉल्स इन्वॉल्व होंगी फिलिंग के साथ, तो मैंने आपको बताया कि फिलिंग और वॉल का जो इंटरफेस है वहाँ पे स्ट्रेस डेवलप होता है। तो जितनी ज्यादा इंटरफेसेस होंगी उतना ज्यादा स्ट्रेस होगा, जितनी कम इंटरफेसेस होंगी, जितनी कम वॉल्स इन्वॉल्व होंगी उतना कम स्ट्रेस होगा। व्हेन देयर इज स्मॉल रेशियो ऑफ कॉन्टैक्ट सरफेस एरिया टू फ्री सरफेस एरिया, फ्लो अकर्स रेडिली ओवर द फ्री एरिया इन ऑर्डर टू मिनिमाइज द स्ट्रेस एट द इंटरफेस, ठीक है। ये देखें हम आप, आपको यहाँ तक क्लास समझ आया? थोड़ा सा हम इस पे बात कर लेते हैं सी फैक्टर तक। सी फैक्टर तक आपको समझ आई है बात? मैंने क्या बताया, कितने फैक्टर्स, अच्छा मैंने आपको कितनी वो बताई, प्रॉपर्टीज बताई। अच्छा, अब हम देखें फैक्टर्स में हमने सबसे पहले फिलर पार्टिकल्स पढ़ा, फिलर पार्टिकल्स पढ़ने के बाद हमने डिग्री ऑफ क्योर पढ़ा, साइज ऑफ कैविटी पढ़ा, मोड ऑफ क्योर पढ़ा कि वो केमिकली क्योर्ड है या फोटो क्योर्ड है, और फिर हमने सी फैक्टर पढ़ा, ठीक है। इशाद इनको अनम्यूट करें, अनम्यूट करें। अब मैं आपको अनम्यूट करने लगी, आप मुझे ना यहाँ तक बताएं कि आपको जी। किस पॉइंट की नहीं समझ आई या फैक्टर्स की कुछ नहीं समझ आई तो मुझे बताएं। रमशा नदीम नाम से। मैंने तो क्लास किया था 2 मिनट पहले किया था 10 बजे से, चेक कर ले। क्लास आपसे मुझे आपको मेरी आवाज़ आ रही है? प्लीज बताएं कि आपको आज के लेक्चर में यहाँ सी फैक्टर तक कुछ नहीं समझ आया या फैक्टर्स अफेक्टिंग पॉलीमराइजेशन श्रिंकेज, तो मुझे बताएं ताकि मैं आपको वो रिपीट कर दूं। नेक्स्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में आगे पढ़ेंगे। हेलो, अच्छा ज़हरा, बाकी फैक्टर्स आपको समझ आए हैं? लास्ट वाला फैक्टर सी फैक्टर, ओके। सी फैक्टर क्या होता है, आप देखें कि आपकी कितनी, आपका दांत में कैविटी कितनी बड़ी है कि कितनी दांत की सरफेसेस इन्वॉल्व हो रही हैं टू जॉइन विद द फिलिंग। सिंपल, आप देखिए ये जो वॉल है, क्या ये किसी से ज्वाइन हो रही है? नहीं। दिस वॉल एंड दिस वॉल, ठीक है, दिस इज द अनबॉन्डेड वॉल।
राइट? तो C factor is the ratio of bonded walls with the unbonded surfaces. अच्छा, अब इस केस में ये क्लास 6 कैविटी अगर आप देखें तो इसमें बॉन्डेड कितनी थी? एक थी। ये वाली कैविटी की बात कर रही हूँ। और अनबॉन्डेड 1 2 3 4 और उस तरफ 5, तो 5। तो जितनी बॉन्डेड सरफेसेस कम होंगी उतना स्ट्रेस कम होगा। जितनी बॉन्डेड सरफेसेस किसी फिलिंग की बढ़ती जाएंगी उतना स्ट्रेस ज्यादा होगा, राइट? उतनी पॉलीमराइजेशन श्रिंकेज ज्यादा होगी। सारा आपको समझ आया? ठीक है। अभी भी नहीं समझ आया तो यू कैन फ्रैंकली आस्क। पॉलीमराइजेशन श्रिंकेज का कोई बिस डीएमए, यूडीएमए में, टेक डीएमए में कुछ समझ ना आई हो बात? नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी कि सी फैक्टर को थोड़ा सा और डिटेल में बताऊंगी। ये सब सी स्ट्रक्चर को, सी फैक्टर को थोड़ा डिटेल में बताया हुआ है। और अब देखें, आपने मुझसे ये क्वेश्चन नहीं किया कि मैम हम इस पॉलीमराइजेशन श्रिंकेज को कम करने के लिए क्या कर सकते हैं, ठीक है? order to overcome this problem different techniques are proposed which include, ठीक है, उसमें आ जाती है केमिकल क्योर्ड कंपोजिट्स इन द बेस ऑफ द बॉक्सेस। या तो आप फिर केमिकली क्योर्ड कंपोजिट्स डाल दें, या फिर ये है कि सेकंड टेक्निक इज टू क्योर द मटेरियल इन इंक्रीमेंट्स एंड इट इज बिलीव्ड दैट इट विल रिजल्ट द पॉलीमराइजेशन श्रिंकेज टुवर्ड rather than away from the cavity walls. पहला ऑप्शन तो ये है कि आप उसमें केमिकली क्योर डाल दें। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप उसमें इंक्रीमेंट्स में देखें। ऐसा नहीं होता, आपको मैं बता दूं, जब आप क्लिनिक्स में जाओगे ना और कंपोजिट फिल करोगे, आपको आपके जो ट्रेनर होंगे वो आपको ये बताएंगे कि जी थोड़ा थोड़ा करके कंपोजिट डालें। उसको कहते हैं इंक्रीमेंटल बिल्डअप। ऐसा नहीं होगा कि आपने पूरी फिलिंग का वो एक बॉल सा पकड़ा और उसको पेशेंट की कैविटी में डाल दिया। नो, आप पहले थोड़ा सा लेते हो, उसको पेशेंट के मुंह में डालते हो, उसको क्योर करते हो, लाइट लगाते हो, फिर आप, तो इसीलिए कंपोजिट फिलिंग में टाइम ज्यादा लगता है। तो जब पहला पहला पॉइंट टू ओवरकम पॉलीमराइजेशन श्रिंकेज इज टू यूज द केमिकली क्योर्ड कंपोजिट इन द बेस ऑफ द बॉक्सेस, या फिर आप उसको छोटे छोटे इंक्रीमेंट्स में डालो। तब क्या होगा कि पॉलीमराइजेशन श्रिंकेज दांत से अवे होने की बजाय टुवर्ड्स कैविटी वॉल्स हो जाएगी, ठीक है, इंक्रीमेंटल क्योर की वजह से। ठीक है। During curing, initially the materials remain plastic. It will flow in association with contraction, whereas once a certain level of rigidity is achieved, the material undergoes a formal shrinkage process. ठीक है, ये इंक्रीमेंटल, ये देखिए, पहली पहली इंक्रीमेंट 1, इंक्रीमेंट 2 3 4 5, इस तरह करके आप पॉलीमराइजेशन श्रिंकेज को रिड्यूस कर देते हो। ठीक है। और प्लास्टिक, जी ठीक है। ये 2-3 पॉइंट्स ना मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में, अभी आपको इतना ही जो है आप इसको यहाँ तक इसको अंडरस्टैंड करें कि पॉलीमराइजेशन श्रिंकेज होती क्या है, पॉलीमराइजेशन श्रिंकेज किस किस वजह से होती है। और ठीक है रमशा, मैं आगे नहीं पढ़ा रही, सिर्फ मैं आपको ये बता रही हूँ कि आपने अब घर जाके, घर तो आप ऑलरेडी बैठे हुए हैं, आपने ये पढ़ना है इसको कि ये पॉलीमराइजेशन श्रिंकेज है क्या, ये किस किस फैक्टर्स की वजह से होती है, और इसको किस किस वजह से हम कम कर सकते हैं, और फिर मैं आपको इसके कम करने के तरीकों को थोड़ा सा डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी। ठीक है। अभी कोई एनी क्वेश्चन फ्रॉम द प्रीवियस लेक्चर और फ्रॉम दिस लेक्चर, एनी क्वेश्चन? और कोई जिप्सम के टेस्ट के हवाले से कोई बात करना चाहें तो? हेलो, स्लाइड दोबारा आपको शो करूं?
आपको मोनोमर्स का डिफरेंस समझ में आया? चले, मैंने आपको बताया कि और इन ऑर्डर टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम डिफरेंट टेक्निक्स आर प्रपोज्ड, जिसमें हमने केमिकली क्योर्ड कंपोजिट इन द बेस ऑफ द बॉक्सेस को यूज कर ले, या आप इंक्रीमेंटल फिलिंग कर दें उसकी कंपोजिट की। इंक्रीमेंटल फिलिंग करने से उन्होंने बताया कि क्या होगा, केमिकली if a given volume of material is cured in increments, then there are multiple opportunities for this plastic flow to occur. Different modes of curing. अच्छा, modes of curing भी हो सकता है कि soft start or step curing in which the light activating material is subjected to a short exposure or low power exposure of activating radiation followed by a short delay and then इसमें ये होता है कि आप पहले एक इंक्रीमेंट लगाओ और लाइट का सोर्स लगाओ और फिर थोड़ा सा गैप दे दो, देन अ लॉन्गर और हाई पावर एक्सपोजर टू कंप्लीट द क्योरिंग, यानी स्टेप वाइज क्योरिंग करो. पर्पज इज टू रिड्यूस पॉलीमराइजेशन स्ट्रेस बाय इंड्यूसिंग द कंपोजिट टू फ्लो इन द जेल स्टेट ड्यूरिंग द फर्स्ट एप्लीकेशन. यानी कि आपने फर्स्ट जो एप्लीकेशन में उसको थोड़ा सा मौका दे दिया कि वो स्ट्रेसेस को अब्जॉर्व कर सके और फिर आप उसको फाइनल क्योरिंग कर दो. रैम्प क्योर क्या कहते हैं कि लाइट इज इनिशियली अप्लाइड एट लो इंटेंसिटी एंड देन ग्रेजुअली इंक्रीज्ड ओवर टाइम टू a high intensity. This allows the composite to cure slowly, thereby reducing initial stress because the composite can flow during polymerization. So chemically cured composite at the base of the box is incremental filling, या आप रैम्प क्योरिंग करो, उसका मोड ऑफ क्योरिंग को चेंज कर दो, पहले क्योर करो फिर थोड़ा गैप दे दो फिर दोबारा से क्योर करो. These all factors reduce the polymerization shrinkage. हाँ, एक और मैंने आपको बात बताई थी कि जितना फिलर कंटेंट ज्यादा होगा उतनी पोलिमराइजेशन श्रिंकेज कम होगी. तो बाय इंक्रीजिंग द रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ फिलर टू रेजिन रिडक्शन ऑफ पोलिमराइजेशन श्रिंकेज, बट देयर इज अ प्रैक्टिकल लिमिट. लेकिन मैंने आपको बताया था कि फिलर लोडिंग ज्यादा करने से विस्कोसिटी बहुत ज्यादा हो जाती है. हाउ एवर बाय इनकॉर्पोरेटिंग अ प्री पोलिमराइज्ड पीस ऑफ कंपोजिट इनटू द रेसिड्यू कैन बी यूज्ड टू अचीव द सेम इफेक्ट. ठीक है, तो फिलर्स को भी आप एक लिमिट तक उसको ऐड कर सकते हो, उससे ज़्यादा ऐड करोगे तो उसकी विस्कोसिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, तो हमारे पास मैनिपुलेशन करना मुश्किल हो जाएगी कंपोजिट की. ठीक है क्लास, अब आपका टाइम भी हो गया है नेक्स्ट लेक्चर का. इसमें से अभी भी कोई क्वेश्चन है, कोई बात नहीं समझ आई तो प्लीज़ आस्क, और अगर आप इसे पढ़ते हैं और आपको फिर कोई मुश्किल पेश आती है तो काइंडली डू आस्क मी. ये बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आपको कंपोजिट आना चाहिए. ठीक है, राइट? चलिए ठीक है, अब मेरा इंशाल्लाह सैटरडे को आपका लेक्चर होगा. टिल देन अल्लाह हाफिज़. होपफुली आपको आज का लेक्चर समझ में आया. अल्लाह हाफिज़.